नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन और साथ ही कल के लिए शेयरों में क्या हो कमाई की स्ट्रैटेजी। हमारे साथ आपकी तैयारी कराने के लिए और बाजार पर पूरा एनालिसिस करने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो खास मेहमान आज हमारे साथ शो में शामिल हैं वो हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। परिचय करा दें बाजार का हाल और वेदांता की डीलिस्टिंग को लेकर अपडेट देंगे आशीष चतुर्वेदी। सितंबर में कैसी रही ऑटो बिक्री बताएंगे कुशल गुप्ता। टीसीएस के बायबैक को लेकर जानकारी देंगे वरुण दुबे। और एग्रोकेमिकल शेयरों पर दबाव क्यों, ये बताएंगे हमें देवांशी। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार का क्या हाल रहा वो आपको बताते हैं। बाजार में तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। निफ्टी 86 पॉइंट की तेजी के साथ 11,500 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 277 अंकों की तेजी देखी गई। आज खास तौर पर आईटी और मेटल शेयरों ने शानदार दौड़ लगाई। टीसीएस करीब 8% की तेजी के साथ बंद हुआ। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर अच्छी खबर आई जिसने शेयर बाजार पर अच्छा असर डालने का भी काम किया। आज खास तौर पर बाजार में घरेलू कारोबारियों ने खूब खरीदारी की जिससे बाजार में रौनक रही। और अब बाजार की नजरें हैं दूसरी तिमाही के नतीजों पर। ये तो आज बाजार में पहले दिन अच्छा कारोबार हुआ। एफआईआईज डीआईआईज के डेटा पर भी आप नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 237 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 472 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए रुख करते हैं सीधे अनिल जी का। अनिल जी, हफ्ते की शानदार शुरुआत देखी हमने। निफ्टी 11,500 के पार बंद हुआ। आज के कारोबार को आगे बढ़ाने में क्या मेन योगदान रहा है? लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजारों की दमदार शुरुआत के सारे संकेत थे। जहां एक और ग्लोबल मार्केट्स उतार चढ़ाव के बीच मजबूती का ट्रेंड दिखा रहे थे, वहीं दूसरी ओर 8 दिनों तक कैश मार्केट में लगातार बिकवाली करने के बाद पिछले गुरुवार को भारतीय बाजारों में एफआईज ने अपनी बिकवाली थामी। खरीदारी की कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी। इसके अलावा तमाम संकेत दिग्गजों से मजबूत आते दिखे। रिलायंस में कुछ और नए इन्वेस्टर्स, उनके रिटेल कारोबार में तो टीसीएस की तरफ से 7 तारीख को बायबैक की घोषणा। ये काफी था इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए। तो इन सब संकेतों के बीच भारतीय बाजारों ने दमदार शुरुआत की और दमदार शुरुआत करके एकदम मजबूती के साथ दिन भर कारोबार करते हुए दिखे। मिड सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई जो कि एकदम रीजनेबल भी थी। तेज दौड़ लगाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है और वहां से बाजार ने जो क्लोजिंग दी वो बेहद अहमियत वाले लेवल्स पर 11,500 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ 0.5% की और 0.5% सेंसेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत रहा और 22,370 के आसपास वहां क्लोजिंग देखने को मिली। खरीदारी चौतरफा थी। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन जरूर थोड़ा सा होता दिखा, जैसे कि ऑटो सेक्टर अच्छी दौड़ लगाने के बाद मंथली सेल्स के आंकड़े अच्छे आए लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। फार्मा आज फिर से जोर से चल पड़ा, वहां पर बड़ी तगड़ी खरीदारी होती दिखी। और आईटी को तो बढ़ना ही था। जब टीसीएस इतना मजबूत हो तो विप्रो और बाकी शेयर भी कब तक पीछे रहते हैं, वहां पर अच्छी खरीदारी होती दिखी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी चुनिंदा खरीदारी होती हुई दिखी। तो बाजार बेहद इंटरेस्टिंग होते हुए दिख रहे हैं और मजबूत भी। तो दोनों ही तरफ का ट्रेड हुआ। हफ्ते के पहले दिन भरपूर एक्शन के साथ भारतीय बाजार पॉजिटिव अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। जी अनिल जी, अब कल के लिए क्या संकेत हैं? किन ट्रिगर्स पर नजर रखी जाए, किन लेवल्स पर नजर रखी जाए, ये भी आपसे जानेंगे थोड़ी देर में। आपके पास फिर से आते हैं सर, लेकिन उससे पहले आज के बाजार में किस तरीके का एक्शन देखने को मिला सेक्टर स्पेसिफिक और वो भी खबरों से जुड़ा हुआ, ये जानते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था आज? देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई। हालांकि ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें तो हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन फिर भी निफ्टी जो है 11,500 का जो अहम स्तर है इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो लगभग 0.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था और खासतौर पर वो स्टॉक जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए थे। सबसे पहले देखिए अदानी एंटरप्राइज, ढेर सारे जो हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पर बाय कॉल्स इनके आते हुए नजर आए। शेवियोट जो आपको जैन साहब ने बताया, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। विप्रो, ये स्टॉक आपको राकेश
राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था। दिन के दौरान यहाँ पर काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले थे और ओरिएंटल कार्बन जो आपको सेठी साहब ने बताया, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 4 से 5% की तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो आज सबसे ज्यादा फोकस आईटी स्टॉक्स पर देखने को मिला और खासतौर पर टीसीएस। 7 अक्टूबर को जो बायबैक पर बोर्ड बैठक है, इससे पहले दिन के दौरान आप देखिए 7% तक के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। विप्रो, मास्टेक, ई-क्लर्क्स, ये भी कुछ ऐसे आईटी स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। ग्लोबल संकेत बढ़िया थे, इसलिए मेटल स्टॉक्स में अच्छा खरीदारी का रुझान देखने को मिला। टाटा स्टील अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यूरोपियन ऑपरेशंस में जो बिकवाली कर रहे हैं अपने हिस्से की, उसकी खबरें दोबारा लौटती हुई नजर आ रही, जिसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को में एक मच अवेटेड डाइवेस्टमेंट पूरा हुआ, जिसके चलते तेजी देखने को मिली। और हिंदुस्तान जिंक में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान खरीदारी का रुझान देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स आखिरी 1 घंटे में एक्शन में आते हुए दिखे और ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स थे फार्मा स्टॉक्स जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला। नोवार्टिस एनएसई में इंक्लूड हो, इसके चलते आप तेजी देखने को मिली। आरती ड्रग्स, मार्क्सन्स फार्मा, आयुल केमिकल्स, सन फार्मा पर अगर आप देखें तो दिन के दौरान काफी सारे गेस्ट की तरफ से कॉल्स आते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स में भी अगर आप देखें तो आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आती हुई दिखी। जो बाजार को कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट बैंक्स की तरफ से देखने को मिला। सिटी यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हल्की खरीदारी के साथ बंद हुए। लेकिन ऑटो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो रफ्तार थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अच्छे ऑटो सेल्स के आंकड़े थे वो फैक्टर इन नजर आ रहे थे। इसके लिए आज टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड, हीरो, बजाज ऑटो हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। और पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें तो जो वीकनेस के संकेत हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया गिरावट के साथ बंद हुए। तो कहां पर एक्शन दिखा आज मार्केट में, ये बताया आपने आशीष हमें डिटेल में, बहुत शुक्रिया उसके लिए। हमारे आज के खास मेहमान आशीष माहेश्वरी का रुख करते हैं। आशीष जी, आज जो हमने बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी, ये मोमेंटम आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? उसके साथ ही अब मैं समझना चाहूंगी आज के कारोबार के बाद जब हम कल के कारोबार में जाएंगे तो कल इंट्राडे पिक आप कहां पर लेने की सलाह देंगे, और फिर हफ्ते भर की खरीदारी के लिए आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? जी, आज के लिए यदि देखें बाजार में तो 2 बातें पॉजिटिव रही जिसने थोड़ा मूड चेंज किया बाजार का। पहला तो जैसे मिस्टर ट्रम्प का जो हेल्थ में रिकवरी देखने को मिला, उसके कारण से जो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी का जो माहौल बनता दिख रहा था वो समय से पहले खत्म हो गया। तो जिसके कारण से हमने देखा कि बॉन्ड से लेकर इक्विटी सारे मार्केट्स में एक मोमेंटम आया। दूसरा जो टीसीएस के बायबैक का जो अनाउंसमेंट आया कि जो उनकी बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद से बाजारों में थोड़ा मूड चेंज हुआ और काफी हमने आईटी स्टॉक्स में बाइंग देखी। और मेरा मानना है जो मोमेंटम बिल्टअप हुआ है आईटी और फार्मा का, क्योंकि इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे तो आईटी और फार्मा फिर से आउट परफॉर्म करने वाले हैं, तो बिल्कुल बाजारों को ये 2 सेक्टर लीड करते रहेंगे। जहाँ तक कल के लिए पोजीशन लेने का सवाल है तो मेरी सलाह दोबारा से टीसीएस को बाय करने की रहेगी। मेरा मानना है क्योंकि जो प्रमोटर्स का बैकग्राउंड और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा जो करंट स्टॉक प्राइस से काफी रीजनेबली ऊपर के प्राइस पर ये बायबैक हमेशा आते रहे हैं, तो बिल्कुल टीसीएस में यदि आपने आज मिस किया हो क्योंकि गैप अप काफी ओपन हुआ था, तो बिल्कुल कल के लिए कल सुबह भी बाय कर सकते हैं। मेरा मानना है 50 से 70 रुपए की अपसाइड यहाँ बिल्कुल मिल सकती है। यदि पोजीशन के लिए बाय करना हो तो दोबारा जो दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा वो भी टी से ही शुरू होता है, वो ट्राइडेंट लिमिटेड। मेरा मानना है कि जो लास्ट क्वार्टर के जो लोअर बेस था जून क्वार्टर का, उसके बाद से इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा आने वाला है और जो क्वालिटी टेक्सटाइल स्टॉक्स है वहां पे काफी ट्रैक्शन आगे जाके देखने को मिलेगा। तो 1 वीक के पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ट्राइडेंट लिमिटेड में बाइंग की जा सकती है। तो एक दिन की खरीदारी इंट्राडे के तौर पर टीसीएस में खरीदारी की सलाह आशीष माहेश्वरी जी की, और साथ ही हफ्ते भर की खरीदारी ट्राइडेंट लिमिटेड में करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के खास एक्सपर्ट। आशीष जी, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इस बीच एक जरूरी खबर का रुख कर लेते हैं वेदांता से जुड़ी हुई। दरअसल वेदांता डी लिस्टिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और इसको लेकर अपडेट्स कुछ समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए वेदांता डी लिस्टिंग के बारे में खबरें। देखिए, वेदांता का स्टॉक लगातार फोकस में बना हुआ है। आज से जो रिवर्स बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है, 9 अक्टूबर तक ये खुली रहेगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो 13 अक्टूबर को काउंटर ऑफर देने का आखिरी दिन होगा प्रमोटर की तरफ से। 16 अक्टूबर को जो डिस्कवर्ड प्राइस है प्रमोटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट किया तो डीलिस्टिंग अटक जाएगी, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर 23 अक्टूबर को जो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और शेयर धारकों के खातों में पैसे जो है आते हुए दिखेंगे। लेकिन इस डीलिस्टिंग की प्रक्रिया जो चल रही है इस पे ऊपर बाजार में कल काफी अलग अलग राय
देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, SCS जो है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है, इनके मुताबिक निवेशकों को 236 से लेकर 310 की रेंज में अपने जो शेयर्स हैं वो टेंडर करने चाहिए। मान रहे हैं कि 200 से लेकर 250 के बीच में डीलिस्टिंग हो सकती है। वहीं मैं CLSA की भी रिपोर्ट देख रहा था, इनके मुताबिक अगर आप देखें कि मार्क टू मार्केट कमोडिटी प्राइसेस को अगर फैक्टर इन किया जाए तो वेदांता की जो फेयर वैल्यू है वो करीब 157 रुपए के आसपास आती हुई दिख रही है। और सिटी का भी यही मानना है कि 150 के आसपास जो डीलिस्टिंग है उसकी संभावना काफी है, क्योंकि अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक की जो वैल्यू है वो उसमें अगर आप वेदांता को फैक्टर इन करके देखें तो ऑलमोस्ट 148 रुपए के आसपास आती है। और अभी तक प्रमोटर्स ने जो है करीब $3.2 बिलियन जो है डीलिस्टिंग के लिए जुटा लिए हैं। देखिए प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सफल तभी होगी जब प्रमोटर्स जो है करीब 90% जो इक्विटी है उसे बायबैक कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो प्रमोटर ग्रुप की फिलहाल 50% के आसपास की होल्डिंग्स है और इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो विदेशी निवेशक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में होगी, क्योंकि प्रमोटर्स ग्रुप की जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% हिस्सेदारी है, FIs की करीब 15% के आसपास है, म्यूचुअल फंड्स 11% होल्ड करते हैं और LIC करीब 8% होल्ड करता है। अन्य निवेशक जो हैं इंक्लूडिंग रिटेल उसमें करीब अगर आप देखें तो 16% हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होते नजर आ रहे हैं डीलिस्टिंग की प्रक्रिया को, और यहाँ पर आपको क्लोजली वॉच करना होगा। शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। अब रुक करते हैं सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़ों का, जो फिगर्स आ चुके हैं, कैसी बिक्री रही है बताने के लिए सीधे कुशल आपका रुख कर रहे हैं। क्या नतीजे आए हैं? बिल्कुल, तो सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े स्वाति एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साइड पर देखने को मिले हैं। खासकर अगर आप टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो तमाम जो भी कंपनियां हैं, चाहे आप हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो या फिर आइशर मोटर्स में जो उनकी रॉयल एनफील्ड प्रीमियम बाइक सेगमेंट है, या फिर TCS मोटर्स, इन चारों की चारों कंपनियों ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल बात करें तो टू व्हीलर स्पेस के साथ साथ जो इनकी कमर्शियल व्हीकल स्पेस है वहां पर भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन सितंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों में देखने को मिला है। बहरहाल अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की तरफ नजर डालें तो वहां पर टाटा मोटर्स जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। करीब 163% की बढ़त सितंबर महीने में जो इनके बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे थे वहां पर काफी शानदार नंबर्स आपको आते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर आप मारुति सुजुकी भी बात करें तो यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस थी, करीब 31% की बढ़त देखने को मिली। पर महिंद्रा एंड महिंद्रा पैसेंजर व्हीकल्स में इस बारी भी जो है थोड़ी सी सुस्ती के संकेत दिखाता हुआ नजर आया। 37,000 यूनिट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, उसके मुकाबले करीब 35,920 यूनिट्स ही कंपनी बेच पाई। साथ ही जो मैं बात कर रहा था आपसे ट्रैक्टर CV स्पेस की, तो वहां पर अगर आप VCV स्पेस आइशर मोटर्स का देखें तो कंपैरेटिवली पिछले कुछ महीनों से जिस आपकी अंडर परफॉर्मेंस थी वो उसमें सुधार हमें देखने को मिला और अब केवल 7.5% की ही गिरावट हमें देखने को मिली इस बारी। और साथ साथ अगर आप अशोक लेलैंड की बात करें तो यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस रही। 8,200 यूनिट्स हम अनुमान करके चल रहे थे, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 8,350 यूनिट्स जो है बेचने में जो है सक्षम रही। और अंत में मैं ट्रैक्टर्स की बात करना चाहूंगा, जहां पर एस्कॉर्ट्स इतने महीनों से जो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, सितंबर ऑटो बिक्री आंकड़े में यहां पर अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली और करीब 9-9.25% की ही बढ़त रही, जबकि स्ट्रीट जो अनुमान कर रहा था वो करीब 20-21% की बढ़त का था। एग्रोकेमिकल शेयरों पर आज दबाव दिखा है, जरा इस स्पेस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या ये दबाव कोरोना की वजह से है और क्या आने वाले साल में सेक्टर की चुनौतियां बढ़ सकती हैं, ये समझते हैं सीधे हमारे देवांशी आशर से। देवांशी बताएं। कहा कि आज एग्रोकेमिकल सेक्टर ये जो शेयर्स थे इसमें काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा था और सारे स्टॉक्स लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। दरअसल बेयर कॉर्प की जो पेरेंट कंपनी है, इनका कहना है कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखें तो इस सेक्टर पर काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। साथ ही इन्होंने एक प्रॉफिट वार्निंग जारी की है। 2021 के लिए प्रॉफिट वार्निंग इन्होंने जारी कर दी है। इनका कहना था कि कोविड का जो असर है वो कंपनी के जो एग्री कारोबार है उसमें अनुमान से ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते इनका जो ग्रोथ का अनुमान था जो कि करीब 4 से 5% का था, अब उससे कई कम जो उनकी आय है वो आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट इनके जो कैश फ्लोज हैं वो थोड़े से ज्यादा नेगेटिव भी होने की शक्यता बनती हुई दिख रही है और इसी के चलते आप देखिए 2021 में इनका ये कहना है कि इस सेगमेंट में जो प्रेशर है ये और ज्यादा आता हुआ दिखेगा। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जितनी भी एग्री की जो कीमतें हैं इस पर काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, काफी कॉम्पिटिशन बढ़ती हुई दिख रही है, इसके चलते भी इस सेक्टर पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखेगा। ज्यादातर क्रॉप्स हैं इनकी कीमतों पर गिरावट फिलहाल देखी गई है और
आगे भी देखने मिल सकती है ग्लोबल मार्केट्स में। सोया मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स है, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इस पर काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिख सकता है, जिसके चलते कंपनी को थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ सकता है 2021 की अगर हम बात करें। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि इनकी जो हालात है, अगर हम एग्री सेक्टर की बात करें तो फिलहाल सुधरने की उम्मीद नहीं लग रही है। इसी के चलते 2021 के लिए इन्होंने प्रॉफिट वार्निंग जारी कर दी और साथ ही इनका ये भी कहना था कि जो एसेट की वैल्यू है वो भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो बेयर कॉर्प की पेरेंट कंपनी का था, लेकिन इसके चलते जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो हमने सारे स्टॉक्स में देखे थे। आप देखिए आज की ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो बेयर कॉर्प यहाँ पे भी हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा था। यूपीएल में आज काफी प्रेशर आता हुआ दिखा था। धानुका एग्रीटेक, रॉलिस इंडिया, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज प्रेशर आता हुआ दिखा, स्पेशली यूपीएल क्योंकि ये कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं और इसी के चलते आज प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। स्वाति, बहुत शुक्रिया देवांशी इस पूरी खबर पर आपका एग्रो स्पेस को लेकर। अब चलिए शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं। चलिए सीधे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी का रुख करते हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बताइए अब कौन सा ऑप्शन है बम्पर कमाई का जो आप सजेस्ट करेंगे दर्शकों को? जी स्वाति जी, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को मेरा नमस्कार। दो स्टॉक ऑप्शन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डिवीज लैब, जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ था, आज 1% जीतना, लेकिन जो स्टॉक था वो 2% ऊपर था और ये जो क्लोजिंग थी ये करीब 7 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग थी और ग्रीन कैंडल था। तो इससे दर्शाता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए उत्सुक है। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ, जो स्टॉक करीब 3150 की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 144 रुपये 50 पैसे भी ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें इसमें 115 रुपए का और टारगेट रहेगा आपका 190। और दूसरा जो स्टॉक है वो JSW, यहाँ पे 290 रुपए पे ये स्टॉक क्लोज हुआ, 3% ऊपर था। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा इसका कम हुआ है, तो मेरी ये सलाह कि आप 300 रुपए की कॉल खरीदें, 9 रुपए 90 पैसे का पे स्टॉप लॉस रखें 7 रुपए 70 पैसे का और टारगेट रहेगा 14 रुपए। और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग रखना है, 4 दिन से ज्यादा ऑप्शन कैरी नहीं करना है। धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ शो में आज शामिल होने के लिए। अब कल की स्ट्रैटेजी जानने का वक्त आ गया है। सीधे रुक करते अनिल जी आपका। आज तेजी के बीच दोपहर में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली भी देखी, ऐसे में कल क्या रणनीति आप बनाने को कहिए, किन लेवल्स पर नजर रखिए? जहां तक कल के लिए संकेतों का सवाल है, एक बात साफ है कि ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय बाजार थोड़े से उतार चढ़ाव के संकेत दे रहे हैं। आज के दिन में भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 8% बढ़कर आया है। इसका मतलब क्लियर कट है कि एक तरफा चाल नहीं होगी। दिन के दौरान भी तमाम अच्छे संकेतों के बीच में भी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। तो अब आपको करना ही है कि रेंज को ट्रेड करना है और रेंज के निचले सिरे पर जब भी बाजार आए वहां खरीदारी करनी है, ऊपरी सिरों पर बिकवा लिए। तो अब निफ्टी के लिए जो मजबूत सपोर्ट जो है वो है 11,400 से 11,450 का। कल इसी सपोर्ट रेंज पर फोकस करिए। कमजोरी तभी होगी जब 11,400 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे। ऊपरी स्तर पर 11,575, 11,625 हल्की रुकावट की रेंज है, उसे पार किया तो फिर 11,700 से 11,800 की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,900 से लेकर 22,050, ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे और ऊपरी स्तरों पर 21,650 से 21,800 हल्की रुकावट का लेवल है। 21,800 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिका, माफ कीजिएगा 22,650 से 22,800 हल्की रुकावट का लेवल है। 22,800 के पार निकला निफ्टी बैंक निफ्टी तो ऊपर 23,000 23,050 तक जाने की जगह और खुलती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल ट्रेंड खरीदारी का है, बाय ऑन डिप्स का है। ग्लोबल मार्केट्स के चलते या कुछ खबरों की वजह से अगर बाजार नीचे की तरफ आते हैं तो वापस से वहां पर खरीदारी के बेहतरीन मौके आपके लिए बनते हुए दिखेंगे। ट्रेंड मजबूती की तरफ है, धीमे धीमे खरीदारी भी हो रही है, शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई दिख रही है और बाजार थोड़ी और बढ़त बनाने को तैयार है। तो जब तक कहीं ग्लोबल मार्केट से कुछ खराब संकेत ना आए, और रिस्क सिर्फ इतनी है कि चूंकि अब जैसे जैसे हम अमेरिका में चुनाव के नजदीक पहुंचे जो कि 3 नवंबर को होने, तब तक ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका के बाजार वोलेटाइल होते हुए दिखेंगे और उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ेगा। और वोलेटिलिटी से मतलब दोनों तरफ है, तेजी और मंदी दोनों में आपको बड़े मुंह आते हुए दिख सकते हैं। तो ट्रेडर्स को उसके लिए तैयार रहना है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा बाजार है। बाय ऑन डिप्स की
रणनीति के साथ आगे बढ़ते रहें, यही आपके लिए शुक्रिया ठीक अनिल जी है। हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। अब सीधे हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष माहेश्वरी का रुख करते हैं। सर, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहाँ रखने की सलाह देंगे? जी, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा टाटा एलेक्सी को। ये पहले भी मैं आपके शो पे रिकमेंड कर चुका हूँ और आप दोबारा रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल पे। ये स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 के उच्चतम स्तर पर आ गया, पर मेरा मानना है यहाँ से भी करीब 300 रुपए और मिलने वाले हैं इस स्टॉक में, यदि हम लंबी अवधि के लिए रख पाए तो। अगेन रीजन ये है कि करीब 12 इंडस्ट्रीज को ये केटर करते हैं, 12 इंडस्ट्रीज को ये सर्विस करते हैं और वहाँ पर जो ट्रैक्शन बना हुआ है वो काफी अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा जैसे अभी हमने रूट मोबाइल की लेटेस्ट लिस्टिंग देखा, तो रूट मोबाइल जैसी कंपनी यदि 5,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट होती है, तो ये तो 8,000 करोड़ के मार्केट कैप में आपको इतने सारे जो क्लाउड कम्युनिकेशन का जो लीडर है वो आपको परचेज करने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है टाटा एलेक्सी अभी भी काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है और यहाँ से डाउनसाइड निग्लिजिबल है। इस क्वार्टर के नंबर्स भी उनके काफी बेहतरीन देखने को मिलेंगे। जी, शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए, और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े और ये दमदार रिसर्च हम तक लेकर आए। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। कल फिर से जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कमाई के ढेरों मौके। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।